बारिश की हल्की बूंदें होटल की ऊंची कांच की दीवारों से टकरा कर नीचे फिसल रही थी। अंदर शहर की सबसे बड़ी बिजनेस पार्टी चल रही थी। महंगी ड्रेसेस, कैमरों की चमक, ऊंची आवाज में बजता म्यूजिक और बड़े बड़े लोगों की नकली मुस्कानें। पूरा माहौल पैसे और रुतबे से भरा हुआ था। तभी होटल के मेन गेट पर एक लंबी ब्लैक कार आकर रुकी। गार्ड्स तुरंत सीधा होकर खड़े हो गए। आसपास खड़े लोग भी फुसफुसाने लगे, आर्यवीर सिंह खुराना आ गए। नाम सुनते ही माहौल खुद ब खुद बदल गया। कार का दरवाज़ा खुला और बाहर उतरा आर्यवीर सिंह खुराना। ब्लैक सूट में उसकी पर्सनालिटी इतनी दमदार लग रही थी कि कई लड़कियों उसे बस पलट कर देखने लगी। चेहरे पर घमंड साफ दिखता था, आंखों में वही खतरनाक ठंडापन, जैसे सामने वाले की औकात एक नज़र में तौल लेता हो। उसके पीछे उसका असिस्टेंट कबीर और दो बॉडीगार्ड्स भी चल रहे थे। आर्यवीर अंदर आया ही था कि उसका फ़ोन बज उठा। उसने हल्का सा अपना माथा दबाया और कॉल रिसीव करते हुए थोड़ा साइड में मुड़ा। मैंने कहा था ना, उस डील में एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। उसकी भारी आवाज़ सुनते ही सामने खड़े लोग तक सहम गए। उसी वक्त दूसरी तरफ से अवनी अपनी दो दोस्तों के साथ हंसते हुए बातें करती चली आ रही थी। उसके हाथ में ऑरेंज जूस का ग्लास था और वो चलते चलते उसी में से जूस पी भी रही थी। चेहरे पर मासूमियत कम और तेजी ज़्यादा दिखती थी। बड़ी बड़ी आंखें, आत्मविश्वास से भरा अंदाज और बात करने का ऐसा तरीका कि सामने वाला तुरंत जवाब ना दे पाए। मैं बता रही हूँ, अगर वो लड़का फिर से मेरे पीछे आया ना तो वहीं क्लास में उसकी बैंड बजा दूंगी। अवनी अपनी दोस्त से हंसते हुए कह रही थी। तभी आर्यवीर ने फ़ोन काटा और मुड़कर अपने असिस्टेंट कबीर से कुछ कहते हुए आगे बढ़ा। उसका ध्यान सामने नहीं था और तभी धड़ाम वो सीधे अवनी से टकरा गया। अवनी का हाथ का पूरा जूस उसी के कपड़ों पर गिर चुका था। छपाक, पूरा हाल जैसे जम गया। म्यूजिक चल रहा था, लोग मौजूद थे, लेकिन उस पल सबकी नज़रें सिर्फ उन दोनों पर जाकर रुक गई। आर्यवीर ने बेहद धीरे से नीचे अवनी की ड्रेस की तरफ देखा, जिस पर जूस के निशान साफ दिख रहे थे। उसके चेहरे की नसें तन गई। पीछे खड़ा कबीर तुरंत आगे बढ़ा, सर, लेकिन आर्यवीर ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। उसने बिना कुछ बोले अपना कोट सीधा किया और ठंडी आवाज़ में कहा, कबीर, इनके कपड़ों पर जूस गिर गया है, इन्हें पैसे दे देना नई ड्रेस खरीदने के लिए। इतना कहकर वो आगे बढ़ने लगा, लेकिन उसके पीछे से एक तेज आवाज़ आई, एक्सक्यूज़ मी। आर्यवीर के कदम रुक गए। पूरा हाल सांस रोक कर देखने लगा। अवनी गुस्से में उसकी तरफ बढ़ी। क्या बोला तुमने अभी? आर्यवार धीरे से अवनी गुस्से में उसकी तरफ बढ़ी। क्या बोला तुमने अभी? आर्यवीर धीरे से पलटा। जो सुना। अवनी की आंखें थमथमा उठी। तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए मुझे, मेरी ड्रेस खराब हुई है तुम्हारी वजह से। पीछे खड़े लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, क्योंकि आज तक किसी लड़की ने आर्यवीर सिंह खुराना से इस लहजे में बात नहीं की थी। आर्यवीर हल्का सा हंसा। वो हंसी बिल्कुल वैसी थी जिसमें सामने वाले की बेइज्जती साफ महसूस हो। आर्यवीर सिंह, उसने धीरे से कहा, कभी किसी से सॉरी नहीं बोलता। उसकी आंखें अब सीधा अवनी पर थी। और तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रही हो? अवनी बिना डरे उसके सामने आकर खड़ी हो गई। मुझे ये जानने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और ना ही कोई ज़रूरत है कि मैं किससे बात कर रही हूँ। उसकी आवाज़ तेज़ थी लेकिन कांप नहीं रही थी। मुझे बस इतना पता है कि मैं एक बदतमीज़ आदमी से बात कर रही हूँ, जिसे अपनी गलती के बाद सॉरी बोलना तक नहीं आता। पूरा हाल एकदम शांत हो चुका था। कबीर ने घबरा कर आर्यवीर की तरफ देखा, क्योंकि उसके चेहरे का रंग बदल चुका था। आर्यवीर की आंखें धीरे धीरे गुस्से से लाल हो रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? अवनी भी तुरंत बोली, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना गलती माने पैसे फेंकने की? क्या लगता है तुम्हें पैसे से हर चीज़ दबा लोगे? आर्यवीर उसके करीब आया, इतना करीब कि दोनों की सांसें तक टकराने लगी। तुम जैसी लड़कियों को मैंने बहुत देखा है। अवनी ने उसकी बात काट दी। और मैंने तुम जैसे घमंडी लोग और पैसे वाले बिगड़ैल लोग बहुत देखे हैं। पीछे खड़ी उसकी दोस्त ने धीरे से उसका हाथ पकड़ना चाहा, अवनी छोड़ना। लेकिन अवनी का गुस्सा अब रुकने वाला नहीं था। पैसे होंगे तुम्हारे पास, लेकिन तमीज़ नाम की चीज़ तो दिख नहीं रही।
ये सुनते ही आर्यवीर की जौ लाइन कस गई। उसने वेटर को हाथ से इशारा किया। वेटर डरते डरते जूस का ट्रे लेकर उसके पास आया। आर्यवीर ने ट्रे से पूरा भरा हुआ गिलास उठाया। अवनी उसे घूर रही थी। क्या करोगे? उसने चुनौती भरे अंदाज में पूछा। और अगले ही पल छपाक आर्यवीर ने पूरा जूस उसके ऊपर गिरा दिया। लाल रंग का जूस अवनी की ड्रेस से नीचे टपकने लगा। पूरा हाल हक्का बक्का रह गया। किसी लड़की की इतनी बेइज्जती करने के बाद भी आर्यवीर के चेहरे पर जरा सा पछतावा नहीं था। वो बस उसे देखकर बोला, अब बताओ क्या कर सकती हो तुम मेरा? उसकी आवाज़ में घमंड साफ टपक रहा था। अवनी कुछ सेकंड तक उसे देखती रही। उसकी आंखों में गुस्सा आ गया था। उसने आर्यवीर की टाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और तड़ाक एक थप्पड़ लगा उसके गाल पर और पूरा हाल उस थप्पड़ की आवाज़ से गूंज उठा। सबकी सांसें अटक गई। आर्यवीर का चेहरा हल्का सा साइड में मुड़ गया था। उसके गाल पर उंगलियों के निशान साफ उभर आए। किसी की हिम्मत नहीं हुई आवाज़ तक निकालने की, क्योंकि शहर में पहली बार किसी ने आर्यवीर सिंह पर हाथ उठाया था। अवनी की आंखों में बिल्कुल डर नहीं था, सिर्फ आग थी। तुम्हारे जैसी घमंडी इंसान की यही औकात है, उसने गुस्से से कहा। अपने पैसे और नाम का इतना घमंड है ना तुम्हें? तो सुनो मिस्टर आर्यवीर सिंह खुराना, हर इंसान तुम्हारे पैसों से नहीं बिकता। आर्यवीर धीरे धीरे उसकी तरफ पलटा। उसकी आंखें अब खतरनाक तरीके से लाल हो चुकी थीं, लेकिन अवनी रुकी नहीं। वो उसके और करीब आई। तुम्हें लगता है लोग तुमसे डरते हैं, इसलिए तुम जो चाहो वो कर सकते हो? उसने उंगली उसकी तरफ उठाई। ये तुम्हारा पैसा तुम्हारे घर में लोगों को झुका सकता होगा, मुझे नहीं। कबीर ने घबरा कर कहा। मैडम आप हद पार कर रही हैं। अवनी तुरंत उसकी तरफ मुड़ी। और तुम्हारा बॉस इंसानियत की सारी हदें पार कर चुका है। फिर उसने वापस आर्यवीर की तरफ देखा। तुम जैसे लोग खुद को राजा समझते हो क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है, लेकिन सच ये है कि तुम्हारी सोच सड़क पर घूमने वाले बिगड़ैल लड़कों से ज़्यादा नहीं। हाल में खड़े लोग अब सच में डरने लगे थे, क्योंकि आर्यवीर का गुस्सा पूरे शहर ने देखा था और इस वक्त उसकी आंखें देखकर साफ लग रहा था कि तूफान आने वाला है। उसकी मुट्ठियां बुरी तरह भीग चुकी थी, जबड़ा कसा हुआ था, लेकिन अवनी फिर भी नहीं रुकी। और हाँ, उसने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अपने इस सूजे हुए गाल पर बर्फ ज़रूर लगा लेना, वरना तुम्हारे करोड़ों के एटीट्यूड पर दाग लग जाएगा। पीछे कुछ लोगों की हंसी छूटते छूटते रह गई। ये बात सीधे आर्यवीर के अहंकार पर लगी थी। उसकी आंखों में ऐसा गुस्सा उतर आया कि आसपास खड़े लोग तक पीछे हट गए। लेकिन अवनी ने उसकी तरफ आखिरी बार देखा और अपने दोस्त का हाथ पकड़कर वहां से निकल गई। उसकी हिल्स की आवाज़ धीरे धीरे दूर होती चली गई। पूरा हाल अब भी सन्न खड़ा था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ बोलने की, क्योंकि अभी अभी शहर के सबसे खतरनाक आदमी को सबके सामने थप्पड़ पड़ा था। कबीर ने डरते हुए धीरे से कहा, सर। लेकिन आर्यवीर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उसी दिशा में देख रहा था जहाँ से अवनी गई थी। उसके गाल पर थप्पड़ का निशान अब भी था, लेकिन उससे ज़्यादा गहरा निशान उसके घमंड पर पड़ा था। और शायद पहली बार किसी लड़की ने उसे गुस्से के साथ साथ बेचैन भी कर दिया था। रात काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी। शहर की सड़कें लगभग खाली हो चुकी थी, लेकिन आर्यवीर सिंह खुराना की काली गाड़ी अब भी तेज रफ्तार से सड़क चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। उसकी आंखों में वही थप्पड़ बार बार घूम रहा था। अवनी की आवाज़, उसका घूरना, सब कुछ जैसे उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था। ड्राइवर बार बार रियर मिरर से उसे देखने की हिम्मत कर रहा था, लेकिन हर बार आर्यवीर के चेहरे का गुस्सा देखकर तुरंत नजरें झुका लेता। कुछ ही देर में गाड़ी शहर के सबसे आलीशान इलाके में जाकर रुकी। सामने आर्यवीर सिंह खुराना का विशाल बंगला था। नहीं, बंगला कहना शायद गलत होगा, वो किसी राजा का महल लग रहा था। कई एकड़ में फैली हुई सफ़ेद रंग की हवेली, सामने बड़े बड़े फव्वारे, लंबा गार्डन, चारों तरफ सिक्योरिटी और बीच में ऊंची सीढ़ियों वाला भव्य दरवाज़ा। रात की रोशनी में पूरा सिंह विला किसी साम्राज्य जैसा लग रहा था। गार्ड्स तुरंत गेट खोलकर सीधा खड़े हो गए। गुड नाइट सर। लेकिन आर्यवीर बिना किसी की तरफ देखे अंदर चला गया। उसके कदमों की आवाज़ पूरी हवेली में गूंज रही थी। अंदर नौकर चाकर तुरंत हरकत में आ गए, लेकिन उसके चेहरे का गुस्सा देखकर किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ पूछने की।
तभी सामने से एक भारी मगर शांत आवाज़ आई, आ गए तुम। सीढ़ियों के पास सफ़ेद कुर्ते में एक बुजुर्ग खड़े थे। सफ़ेद बाल, चेहरे पर तेज और आंखों में अनुभव की गहराई। वो थे दिग्विजय सिंह, आर्यवीर के दादाजी। पूरे सिंह खानदान की असली ताकत, करोड़ों नहीं अरबों की संपत्ति उनके नाम थी। बिजनेस की दुनिया में उनका नाम आज भी लोग सम्मान से लेते थे। आर्यवीर के अंदर जितना घमंड था, उसकी सबसे बड़ी वजह यही दौलत और ताकत थी। दिग्विजय सिंह ने जैसे ही उसके गाल पर हल्का लाल निशान देखा, उनकी भौहें सिकुड़ गई। ये चोट कैसी है? आर्यवीर कुछ सेकंड चुप रहा, फिर हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान खतरनाक थी। किसी जहरीले मच्छर ने काट लिया है दादाजी, उसका भी हिसाब होगा। दादाजी की आंखों में हैरानी उतर आई। आर्यवीर बिना कुछ और बोले सीधा ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसके कदम आज सामान्य से ज़्यादा भारी थे। कमरे का दरवाज़ा खुलते ही सामने पूरा आलीशान कमरा जगमगा उठा। काले और सुनहरे रंग से सजा हुआ कमरा किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था। इस वक्त आर्यवीर के अंदर इतना गुस्सा था कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने टाई झटके से उतारकर दूर फेंकी और सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। उसकी आंखों में वही दृश्य घूम रहा था, तड़ाक, औनी का थप्पड़, उसकी आवाज़, उसका घमंड तोड़ने वाला अंदाज। तभी उसकी नज़र सामने टेबल पर रखी एक फाइल पर गई। कबीर ने पहले ही उसका पूरा बायोडाटा निकलवा कर भेज दिया था। आर्यवीर ने फाइल उठाई। पहले पेज पर औनी की तस्वीर लगी थी, बड़ी बड़ी आंखें, चेहरे पर वही तेज, वही अकड़। उसके हाथ की पकड़ फाइल पर और मजबूत हो गई। उसने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। अवनी शर्मा, पिता शिखर शर्मा, माता गायत्री शर्मा, इकलौती संतान, लॉ फाइनल ईयर। आर्यवीर की आंखें धीरे धीरे और लाल होने लगी। उसने अगला पेज पलटा। कॉलेज में बेहद साफ सुथरी इमेज, किसी लड़के को भाव नहीं देती, पढ़ाई में टॉपर, कई केस स्टडी कंपटीशन जीत चुकी है। आर्यवीर अचानक हंसा, लेकिन वो हंसी बिल्कुल ठंडी नहीं थी। तो मैडम वकील बनना चाहती हैं? उसने कुर्सी पर पीछे सिर टिकाते हुए कहा। इसलिए ही लेक्चर देने का कुछ ज़्यादा ही शौक है। फिर अगले ही पल उसकी आंखों में खतरनाक चमक उतर आई। तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी अवनी शर्मा। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें जहर साफ महसूस हो रहा था। तुमने आर्यवीर सिंह खुराना को थप्पड़ मारा है, इसकी इतनी बड़ी कीमत चुकाओगी कि जिंदगी भर याद रखोगी। उसने सामने लगी अवनी की तस्वीर को घूरा। तुम्हारा सपना है ना वकील बनने का, अब तुम्हारा हर सपना टूटेगा। कमरे में कुछ पल मौत जैसी खामोशी रही। फिर अचानक उसने फ़ोन उठाया और कबीर को कॉल लगा दिया। रात के ठीक 2 बज रहे थे। दूसरी तरफ कबीर गहरी नींद में था। फ़ोन की घंटी सुनकर वो घबराकर उठा। हेलो, कौन? तुम्हारा बाप। आर्यवीर की भारी आवाज़ सुनते ही कबीर सीधा बिस्तर पर बैठ गया। सॉरी सर, मैं नींद में था। सुबह तक मुझे अवनी शर्मा की ज़िंदगी का एक एक कोना पता होना चाहिए। वो कब घर से निकलती है, कहाँ जाती है, किससे मिलती है, सब। कबीर ने तुरंत सिर हिलाया, जैसे आर्यवीर उसे देख सकता हो। यस सर। और सुन, आर्यवीर की आवाज़ और ठंडी हो गई, कल से उसकी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जानी चाहिए। फ़ोन कट गया। कबीर कुछ सेकंड फ़ोन को देखता रह गया। वो आर्यवीर को बचपन से जानता था। उसे पता था जब आर्यवीर इस अंदाज में बात करता है, तब सामने वाले की ज़िंदगी में तूफान आना तय होता है। दूसरी तरफ शहर के एक बड़े शांत इलाके में अवनी का छोटा महकर बेहद प्यारा घर था। वहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी, ना सिक्योरिटी थी, लेकिन घर में अपनापन था। सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। रसोई में गायत्री शर्मा नाश्ता बना रही थी और शिखर शर्मा अखबार पढ़ते हुए चाय पी रहे थे। तभी ऊपर से अवनी की आवाज़ आई, मम्मा मेरी सफ़ेद फाइल कहाँ रखी? गायत्री हल्का सा मुस्कुराई। जहाँ जोज रखती हूँ वहीं होगी। कुछ सेकंड बाद अवनी जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आई। आज उसने सिंपल कुर्ती पहनी थी, बाल खुले थे और चेहरे पर वही आत्मविश्वास। गायत्री ने तुरंत उसकी नज़र उतारी। इतनी जल्दी जल्दी मत भागा करो, सुबह सुबह गिर जाओगी। अवनी मुस्कुराई और पीछे से जाकर अपनी माँ को गले से लगा लिया। आप ना हर वक्त बस टेंशन लिया करो। शिखर शर्मा ने अखबार नीचे रखा। आज जल्दी आ जाना कॉलेज से, शाम को रिश्तेदार आने वाले हैं।
अवनी ने तुरंत मुंह बनाया। पापा, फिर वही शादी की बातें मत शुरू कर देना। शिखर जी हंस पड़े। अरे बाबा, नहीं करेंगे, पहले तुम वकील बन जाओ। अवनी की आंखें चमक उठी। बस पापा, एक बार मेरी डिग्री पूरी हो जाए ना, फिर देखना आपकी बेटी शहर की सबसे बड़ी वकील बनेगी। गायत्री प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली। हमें तुम पर पूरा भरोसा है। अवनी ने जल्दी से नाश्ता खत्म किया और बैग उठाया। ठीक है, मैं चलती हूँ। सड़क ध्यान से पार करना और किसी से बहस मत करना, शिखर ने मजाक में कहा। अवनी हंस पड़ी। वो तो सामने वाले पर डिपेंड करता है। तीनों की हंसी पूरे घर में घुस गई। अवनी बाहर निकल गई। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उसकी ज़िंदगी अगले कुछ मिनटों में बदलने वाली है। सड़क पर हल्की भीड़ थी। अवनी अपने ईयरफोन लगाए कॉलेज की तरफ बढ़ रही थी। तभी उसके पास एक काली वैन आकर धीरे से रुकी। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगले ही पल दो नकाबपोश आदमी तेजी से बाहर निकले। अरे कौन हो तुम लोग? अवनी कुछ समझ पाती उससे पहले एक आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, वो पूरी ताकत से चिल्लाई। लेकिन दूसरे आदमी ने तुरंत उसके मुंह पर कपड़ा रख दिया। बचाओ! उसकी आवाज़ दब गई। वो छूटने की कोशिश कर रही थी, हाथ पैर मार रही थी, लेकिन उन लोगों की पकड़ बहुत मजबूत थी। आसपास लोग मौजूद थे, लेकिन सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को ठीक से समझ ही नहीं आया। अगले ही पल उसके चेहरे पर काला कपड़ा डाल दिया गया। दुनिया पूरी अंधेरी हो गई। छोड़ो मुझे, कौन हो तुम लोग? अवनी चीख रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ वैन के दरवाजे बंद होते ही अंदर कैद हो गई। वैन तेजी से सड़क पर दौड़ पड़ी और दूसरी तरफ सिंह विला की बड़ी खिड़की के सामने खड़ा आर्यवीर अपने हाथ में कॉफ़ी मग लिए शहर को देख रहा था। तभी उसके फ़ोन पर मैसेज आया। काम हो गया सर। मैसेज पढ़ते ही आर्यवीर सिंह खुराना के होठों पर बेहद धीमी मगर खतरनाक मुस्कान आ गई। वहीं दूसरी तरफ एक कमरे में अवनी को ऐसा लग रहा था जैसे उसका सिर फट जाएगा। पलकों पर अजीब सा भारीपन था और सांसों में किसी तेज दवाई की गंध अब भी अटकी हुई थी। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। सामने छत पर लगी सुनहरी झूमर की रोशनी उसकी आंखों में चुभी। कुछ सेकंड तक तो वो समझ ही नहीं पाई कि वो कहाँ है। उसके नीचे बेहद मुलायम बिस्तर था। आसपास महंगे पर्दे, बड़ी बड़ी दीवारें, कमरे में फैली हल्की परफ्यूम की खुशबू। सब कुछ किसी आलीशान महल जैसा लग रहा था। लेकिन अगले ही पल उसकी याददाश्त वापस लौटी। सड़क, काली वैन, नकाबपोश आदमी और फिर अंधेरा। अवनी झटके से उठ बैठी। सिट! उसने तुरंत इधर उधर देखा। उसका बैग गायब था, फ़ोन नहीं था। वो फौरन बिस्तर से नीचे उतरी और दरवाजे की तरफ भागी। हेलो, कोई है बाहर? उसने हैंडल घुमाया, लेकिन दरवाज़ा लॉक था। अवनी की सांसें तेज हो गई। उसने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। दरवाज़ा खोलो, कौन हो तुम लोग? हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ लाने की? उसकी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। दूसरी तरफ उसी वक्त सिंह विला की ऊपर वाली मंजिल पर आर्यवीर अपने कमरे में खड़ा शीशे के सामने शेरवानी पहन रहा था। ब्लैक और गोल्डन रंग की बेहद महंगी शेरवानी में उसका व्यक्तित्व और भी खतरनाक लग रहा था। होठों पर हल्की मुस्कान थी और वो धीमी आवाज़ में गुनगुना रहा था। जुनून तेरे इश्क का अब नशा बन गया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। नीचे पूरे सिंह विला में शादी जैसा माहौल तैयार किया जा रहा था। बड़े बड़े फूलों की सजावट, चमकती लाइटें, मंडप से चारों तरफ भागते नौकर, पंडित मंत्रों की तैयारियां कर रहे थे। पूरा घर किसी शाही शादी की तरह सजाया जा रहा था, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि इस शादी की दुल्हन को खुद नहीं पता कि उसकी शादी होने वाली है। तभी आर्यवीर के लैपटॉप स्क्रीन पर अवनी दिखाई दी। वो उसी कमरे का लाइव सीसीटीवी फुटेज था जिसमें अवनी को बंद रखा गया था। अवनी गुस्से में दरवाज़ा पीट रही थी और उसकी आंखों में आग साफ दिख रही थी। आर्यवीर कुर्सी पर बैठ गया। उसने स्क्रीन पर उंगली फेरते हुए धीमे से कहा, तुम्हें गुस्से में देखना भी कितना खूबसूरत लगता है अवनी शर्मा। इधर अवनी अब भी चिल्ला रही थी, दरवाज़ा खोलो वरना अच्छा नहीं होगा। तभी क्लिक की आवाज़ हुई और दरवाज़ा खुला। अवनी तुरंत पीछे हटी। सामने एक लड़की थी जो ट्रे में नाश्ता लेकर अंदर आई। वो डरी हुई लग रही थी। मैम, आपका नाश्ता। मुझे कुछ नहीं चाहिए, अवनी गुस्से में चिल्लाई। पहले ये बताओ मैं हूँ कहाँ?
लड़की कुछ बोल पाती उससे पहले उसके पीछे दो और औरतें अंदर आई। उनमें से एक के हाथ में भारी ब्राइडल लहंगा था, लाल रंग का, बेहद खूबसूरत और महंगा लहंगा, साथ में ज्वेलरी, चूड़ियाँ और बाकी दुल्हन का सामान। अवनी कुछ सेकंड तक उस लहंगे को देखती रह गई, फिर उसकी आंखें फैल गई। ये क्या है? उसकी आवाज़ में गुस्से के साथ हैरानी भी थी। दूसरी औरत बोली, मैम आपको तैयार होना है। तैयार? अवनी लगभग चीखी। किस चीज़ के लिए? तभी पीछे से कदमों की आवाज़ आई। कबीर अंदर आया, वही कबीर जिसे उसने पार्टी में आर्यवीर के साथ देखा था। उसे देखते ही अवनी की आंखों में पहचान चमकी। ओह, वो कड़वी हंसी हंसी। तो ये सब तुम्हारे पैसे के घमंड में इतराते मालिक का काम है? कबीर शांत खड़ा रहा। मैम, आप जितना कहा जा रहा है उतना मान लीजिए, आपके लिए यही बेहतर होगा। अवनी उसके पास आई। बेहतर? उसने तमतमा कर कहा। तुम लोगों की औकात इतनी गुड़ चुकी है कि एक लड़की को किडनैप करके घर में बंद कर रहे हो और खुद को बड़ा मर्द कहते हो। यही तुम्हारी मर्दानगी है? कबीर की आंखें झुक गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अवनी गुस्से में दरवाजे की तरफ बढ़ी। हटो मेरे रास्ते से। लेकिन तभी कबीर ने फ़ोन निकाला और उसकी स्क्रीन ऑन करके अवनी के सामने कर दी। पहले ये देख लीजिए। स्क्रीन पर फुटेज चल रहा था अवनी के घर का। उसके मम्मी पापा साफ दिखाई दे रहे थे। घर के बाहर कुछ आदमी खड़े थे। अवनी के पापा शिखर शर्मा ऑफिस जा रहे थे और उनकी माँ उन्हें टिफिन पकड़ा रही थी। इन सारी बातों से अनजान कि उनके घर पर किसी की नज़र है और उनकी बेटी किसी के कब्जे में है। अवनी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ये? उसकी आवाज़ कांपी। कबीर ने धीमे आवाज़ में कहा, आपके माता पिता इस वक्त मेरे बॉस के लोगों की निगरानी में हैं। अगर आपने यहाँ कोई तमाशा करने की कोशिश की या भागने की कोशिश की तो उन लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। अवनी की आंखों में खून उतर आया। तुम लोग पागल हो क्या? उसने फ़ोन झटक दिया। अगर मेरे मम्मी पापा को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। उसी वक्त लैपटॉप स्क्रीन के सामने बैठा आर्यवीर उसकी हर हरकत देख रहा था। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। अवनी गुस्से से कांप रही थी। कहाँ है तुम्हारा बॉस? उसने दांत भींचते हुए कहा। एक बार सामने तो आए, फिर बताती हूँ उसे कि अवनी शर्मा कौन है। आर्यवीर पीछे कुर्सी पर टिक गया। उसकी आंखों में खतरनाक चमक उतर आई। बस यही आग चाहिए मुझे, उसने खुद से कहा। कमरे में अवनी अब भी भड़की हुई थी। तुम लोगों को लगता है डराकर मुझे झुका लोगे? उसने कबीर की आंखों में देखते हुए कहा। मैं वकालत पढ़ रही हूँ, कानून जानती हूँ। तुम लोगों ने जो किया है ना, उसके बाद पूरी ज़िंदगी जेल में सड़ोगे। कबीर ने गहरी सांस ली। मैम, कानून वहाँ काम करता है जहाँ सामने वाला कानून से डरता हो। ये सुनते ही अवनी कुछ सेकंड चुप रह गई। फिर उसने आसपास देखा। महंगा कमरा, सिक्योरिटी, बाहर खड़े लोग, सब कुछ समझने में उसे देर नहीं लगी। तो वो खुद को भगवान समझता है? उसने तंज से कहा। तभी पीछे से एक भारी आवाज़ आई। भगवान नहीं। कमरे का माहौल अचानक बदल गया। सबकी नज़र दरवाजे की तरफ गई। ब्लैक शेरवानी में आर्यवीर दरवाजे पर खड़ा था। चेहरे पर वही रौब, वही घमंड और आंखों में खतरनाक सुकून। राजा समझता हूँ खुद को। उसकी आवाज़ धीमी मगर बेहद खतरनाक थी। अवनी उसे देखते ही गुस्से में जल उठी। तुम? वो उसकी तरफ बढ़ी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे उठाने की? आर्यवीर बिना डरे उसके सामने आकर खड़ा हो गया। दोनों के बीच बस कुछ इंच की दूरी बची थी। हिम्मत? उसने हल्का सा मुस्कुराकर कहा। तुमने उस रात सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा था अवनी शर्मा, और अब भी पूछ रही हो हिम्मत कैसे हुई? अवनी ने उंगली उसकी तरफ उठाई। अगर मेरे मम्मी पापा को कुछ भी हुआ ना तो क्या? आर्यवीर ने उसकी बात काट दी। कोर्ट जाओगी? केस करोगी? मीडिया बुलाओगी? उसकी हंसी बेहद ठंडी थी। तुम्हें शायद अभी भी समझ नहीं आया कि तुम कहाँ खड़ी हो। अवनी उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली। और तुम्हें शायद ये नहीं पता कि मैं डरती नहीं हूँ। कुछ सेकंड दोनों बस एक दूसरे को घूरते रहे। कमरे का माहौल इतना भारी हो चुका था कि कोई सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था। फिर आर्यवीर धीरे से उसके कान के पास झुका। डरना सीख जाओगी। उसकी आवाज़ बेहद धीमी थी। क्योंकि आज रात के बाद तुम्हारी ज़िंदगी पूरी तरह बदलने वाली है बेबी। अवनी ने तुरंत उसे धक्का दिया।
मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं झुकूंगी। आर्यवीर हल्का सा मुस्कुराया। देखते हैं। फिर उसने पीछे खड़ी ब्यूटिशियन की तरफ देखा। दुल्हन को तैयार करो। अवनी की आंखें फैल गई। व्हाट? वो लगभग चीखी। तुम पागल हो गए हो क्या? लेकिन आर्यवीर अब दरवाजे की तरफ मुड़ चुका था। जाते जाते वो रुका, बिना पीछे देखे बोला, और हाँ, भागने की कोशिश मत करना क्योंकि तुम्हारी हर सांस पर मेरी नज़र है। दरवाज़ा बंद हो गया। अवनी वहीं खड़ी रह गई। उसकी मुट्ठियां बुरी तरह भीग चुकी थी। आंखों में गुस्सा, अपमान और बेचैनी तीनों साफ दिखाई दे रहे थे। लेकिन उसी गुस्से के पीछे पहली बार डर की हल्की सी परछाई भी उतर आई थी। अवनी कुछ देर तक वहीं खड़ी रही। कमरे में अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। उसके कानों में अब भी आर्यवीर की आवाज़ गूंज रही थी। दुल्हन को तैयार करो। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली और दोनों हाथों से सिर पकड़कर बिस्तर पर बैठ गई। हे भगवान! उसकी आवाज़ कांप गई। कहाँ फंस गई मैं? उसकी आंखों के सामने अपने मम्मी पापा के चेहरा घूमने लगा। पापा की मुस्कान, माँ की चिंता, उनका डर। उसकी आंखें भर आई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। नहीं, उसने दांत भींचे। मैं इस इंसान से शादी कभी नहीं करूंगी। लेकिन तभी उसके दिमाग में वो वीडियो घूम गया जिसमें उसके घर के बाहर आर्यवीर के आदमी खड़े थे। कबीर की आवाज़ फिर गूंजी। आपके माता पिता हमारे कब्जे में हैं। अवनी का गला सूख गया। उसने बेचैनी से अपनी आंखें खोली। यह आदमी साइको है, वो बुदबुदाई। कुछ भी कर सकता है। कुछ सेकंड तक वो सामने पड़े लाल लहंगे को घूरती रही। फिर भारी कढ़ाई वाला वो लहंगा किसी सपने जैसा खूबसूरत था, लेकिन इस वक्त उसे वो किसी सजा से कम नहीं लग रहा था। आखिरकार उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे उठ खड़ी हुई। ब्यूटिशियन ने तुरंत राहत की सांस ली। मैम, हम आपको तैयार कर दें? अवनी ने बिना कुछ बोले लहंगा उठा लिया। उसकी आंखों में अब गुस्से के साथ दर्द भी उतर आया था। कुछ देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और अवनी बाहर आई, लेकिन सिर्फ लहंगा पहनकर। ना चेहरे पर मेकअप था, ना माथे पर बिंदी, ना गले में कोई हार, ना हाथों में चूड़ियाँ। खुले बाल हल्के बिखरे हुए थे और चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वो ये शादी अपनी मर्जी से नहीं कर रही। वो किसी खुश दुल्हन जैसी नहीं लग रही थी। वो ऐसी लड़की लग रही थी जिसे उसकी इच्छा के खिलाफ इस रिश्ते में धकेला जा रहा हो। उसी वक्त सामने वाले कमरे का दरवाज़ा खुला और आर्यवीर बाहर आया। ब्लैक शेरवानी में उसका रौब हमेशा की तरह खतरनाक लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अवनी पर पड़ी, उसके कदम कुछ सेकंड के लिए रुक गए। बिना किसी सजावट के भी अवनी बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे पर गुस्सा था, आंखों में दर्द था, और वही चीज़ उसे बाकी सबसे अलग बना रही थी। लेकिन अगले ही पल उसकी नज़र अवनी के खाली माथे और बिना ज्वेलरी वाले हाथों पर गई। उसकी आंखें हल्की सिकुड़ गई। उसने बेहद धीमी मगर खतरनाक आवाज़ में ब्यूटिशियन की तरफ देखा। लगता है तुम लोगों को अपनी जान प्यारी नहीं है। जो मेरी दुल्हन अभी तक तैयार नहीं हुई पूरी तरह से। ब्यूटिशियन की आवाज़ ही हलक में अटक गई। तुम लोगों को मैंने दुल्हन तैयार करने के लिए भेजा था। उसकी आवाज़ अब और ठंडी हो चुकी थी। या ऐसे ही छोड़ देने के लिए? ब्यूटिशियन का चेहरा डर से सफ़ेद हो गया। सॉरी सर, मैम ने तैयार होने से मना कर दिया। आर्यवीर की नज़र धीरे धीरे वापस अवनी पर गई, जो बिना डरे उसकी आंखों में देख रही थी। उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि वो मजबूरी में यहाँ खड़ी है। कुछ सेकंड तक दोनों की नज़रें एक दूसरे में अटकी रही। फिर आर्यवीर उसके करीब आया, इतना करीब कि अवनी उसकी सांस की गर्मी भी महसूस कर सकती थी। बहुत ज़िद्दी हो ना तुम? उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें दबा हुआ गुस्सा साफ महसूस हो रहा था। अवनी ने तुरंत जवाब दिया, और तुम बहुत घटिया इंसान हो। आर्यवीर हल्का सा हंसा। वो हंसी बिल्कुल शैतानी थी। उसने गर्दन थोड़ा झुकाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, 15 मिनट। उसकी आवाज़ अब बेहद ठंडी हो चुकी थी। तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट है। मुझे नीचे एकदम प्रॉपर दुल्हन चाहिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अवनी की आंखों में नफरत उतर आई। मैं तुम्हारी कठपुतली नहीं हूँ। आर्यवीर के होठों पर धीमी डेविल स्माइल फैल गई। वरना? उसने बेहद आराम से कहा। तुम समझती हो ना, बस एक फ़ोन कॉल। अवनी की सांस वहीं अटक गई। उसके चेहरे पर दर्द साफ उतर आया,
लेकिन उसने खुद को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। वो बस गुस्से से उसे घूरती रही। आर्यवीर कुछ सेकंड तक उसकी आंखों में देखते रहा, फिर सीधा हुआ और अपने शेरवानी की स्लीव्स ठीक करते हुए बोला। वैसे उसकी नज़र एक बार फिर उसके चेहरे पर गई। बिना तैयार हुए भी तुम खूबसूरत लग रही हो, लेकिन मुझे मेरी दुल्हन अधूरी पसंद नहीं। इतना कहकर वो मुड़ा और नीचे की तरफ चला गया। उसकी चाल में वही रौब था, वही घमंड, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि आखिर में सब उसकी बात ही मानेंगे। अवनी वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखें गुस्से और बेबसी से भर चुकी थी। उसने धीरे धीरे आंखें बंद की और गहरी सांस ली। आई हेट यू। उसके होठ कांपे, लेकिन अगले ही पल उसके सामने अपने मम्मी पापा का चेहरा आ गया। उसकी उंगलियां धीरे धीरे भींच गई। आखिरकार वो वापस कमरे के अंदर चली गई। इस बार ब्यूटिशियन बिना कुछ बोले उसे तैयार करने लगी। लगभग 15 मिनट बाद नीचे सिंह बिला का बड़ा हॉल हल्की सुनहरी रोशनी में डूबा हुआ था। वहाँ कोई मेहमान नहीं था, ना मीडिया, ना रिश्तेदार, ना बाहर का कोई आदमी। सिर्फ आर्यवीर के खास आदमी पूरे हाल में खड़े थे। मंडप के पास दिग्विजय सिंह शांत चेहरे के साथ बैठे थे। उनकी आंखों में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि वो समझ चुके थे कि ये शादी सामान्य नहीं है। और मंडप के बीचों बीच ब्लैक शेरवानी में आर्यवीर खड़ा था। चेहरे पर वही ठंडी शांति, लेकिन आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। तभी ऊपर सीढ़ियों से पायल की हल्की आवाज़ गूंजी। पूरे हाल की नज़र ऊपर उठ गई और अगले ही पल अवनी धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरती हुई दिखाई दी। इस बार वो सच में पूरी दुल्हन की तरह तैयार थी। माथे पर लाल बिंदी, गले में भारी हार, हाथों में चूड़ियाँ और लाल चुनरी उसके सिर पर हल्के से टिकी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा भी साफ दिखाई दे रहा था। वो किसी खुश दुल्हन जैसी नहीं, बल्कि मजबूरी में सजाई गई रानी जैसी लग रही थी। आर्यवीर की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी, वो कुछ सेकंड तक बस उसे देखता रह गया। सच तो ये था कि उसने बहुत खूबसूरत लड़कियां देखी थी, लेकिन अवनी में कुछ अलग था। उसकी खूबसूरती सिर्फ चेहरे में नहीं थी, उसके अंदर की आग में थी। वो जैसे जैसे नीचे उतर रही थी, आर्यवीर की नज़रें उससे हट ही नहीं पा रही थी। उसके अंदर कुछ अजीब होने लगा। दिल की धड़कनें हल्की तेज हुई और उसने तुरंत अपनी उंगलियां भींच ली। नहीं, उसने मन ही मन खुद को रोका। ये लड़की सिर्फ मेरा अपमान है, इसे देखकर मुझे कुछ महसूस नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी उसकी आंखें बार बार अवनी पर जाकर रुक जाती थीं, और यही बात उसे खुद पर गुस्सा दिला रही थी। मंडप के चारों तरफ हल्की सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। पूरे हाल में अजीब सी खामोशी थी। न शहनाई की तेज आवाज़, न रिश्तेदारों की भीड़। बस आर्यवीर के आदमी चुपचाप खड़े थे और बीच बीच में जलती हवन की आग की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अवनी धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरती हुई नीचे आ रही थी। उसके हर कदम में मजबूरी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपना सिर झुकाया नहीं था। उसकी आंखों में अब भी वही आग थी जो पहली मुलाकात में आर्यवीर ने देखी थी। बस फर्क इतना था कि आज उस आग के पीछे दर्द भी छुपा हुआ था। आर्यवीर की नज़रें लगातार उसी पर टिकी थी। जैसे जैसे वो नीचे आ रही थी, उसकी पायल की आवाज़ पूरे हाल में गूंज रही थी। लाल लहंगे में सजी अवनी सच में इतनी खूबसूरत लग रही थी कि कुछ पल के लिए आर्यवीर अपने आसपास की हर चीज़ भूल गया। उसके चेहरे पर कोई बनावटी मुस्कान नहीं थी, फिर भी उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि नज़र हटाना मुश्किल हो रहा था। दिग्विजय सिंह ने भी एक गहरी नज़र अवनी पर डाली। उनकी अनुभवी आंखें साफ साफ समझ रही थी कि ये लड़की टूटी नहीं है, बस मजबूत है। अवनी आखिरकार नीचे आकर रुकी। उसकी नज़र एक पल के लिए आर्यवीर से टकराई और तुरंत उसमें नफरत उतर आई। आर्यवीर जैसे उसी पल होश में आया। उसने तुरंत अपनी मुट्ठियां भींच ली और चेहरे पर फिर वही सख्त भाव ले आया। कंट्रोल योरसेल्फ आर्यवीर, उसने मन ही मन खुद से कहा। ये वही लड़की है जिसने सबके सामने तुम्हें थप्पड़ मारा था। ये शादी प्यार नहीं, सजा है। लेकिन उसका दिल जैसे उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। अवनी की आंखों में आंसुओं की हल्की परत थी, लेकिन वो गिर नहीं रहे थे। वो खुद को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहती थी। तभी पंडित जी की आवाज़ गूंजी। मुहूर्त निकल रहा है बेटा, दुल्हन को मंडप में बिठाइए। आर्यवीर ने बिना कुछ बोले आगे बढ़कर अवनी का हाथ पकड़ लिया।
उसकी पकड़ मजबूत थी, ज़रूरत से ज़्यादा मजबूत। अवनी ने तुरंत हाथ छुड़ाने की कोशिश की। छोड़ो मेरा हाथ, उसने धीमे से लेकिन गुस्से भरे लहजे में कहा। आर्यवीर उसके करीब झुक गया। इतने लोगों के सामने तमाशा मत करो। उसकी आवाज़ धीमी थी लेकिन चेतावनी साफ थी। वरना तुम्हें तो पता है ना मैं क्या कर सकता हूँ, तुमसे भी बड़ा तमाशा। अवनी का चेहरा गुस्से से भर गया, लेकिन अगले ही पल उसके मम्मी पापा का ख्याल आते ही वो चुप हो गई। आर्यवीर उसे लेकर मंडप तक आया और उसके बगल में बैठ गया। दोनों के बीच बस कुछ इंच का फासला था, लेकिन नफरत जैसे हवा में महसूस हो रही थी। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे। हवन की आग की रोशनी दोनों के चेहरों पर पड़ रही थी। अवनी लगातार सामने देखने की कोशिश कर रही थी ताकि उसे आर्यवीर का चेहरा ना देखना पड़े, लेकिन दूसरी तरफ आर्यवीर बार बार चोरी से उसे देख रहा था। उसकी मांग पर गिरती चुन्नी, हाथों की हल्की कपकपी, गुस्से में भी भरी हुई आंखें, सब कुछ उसके दिमाग में अजीब असर कर रहा था। वो खुद पर चिढ़ने लगा। ये लड़की मुझे इतना डिस्टर्ब क्यों कर रही है, उसने मन ही मन सोचा। तभी पंडित जी ने कहा, दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को वरमाला पहनाए। एक आदमी तुरंत वरमाला लेकर आया। अवनी ने उस माला को ऐसे देखा जैसे वो कोई जंजीर हो। उसकी उंगलियां धीरे धीरे भींच गई। आर्यवीर ने उसकी तरफ देखा। जल्दी करो, उसकी आवाज़ में हल्का अधीरपना था। अवनी ने उसकी आंखों में देखकर धीरे से कहा, तुम जितनी जबरदस्ती कर सकते हो कर लो, लेकिन ये शादी मेरे दिल से कभी मंजूर नहीं होगी। आर्यवीर की आंखों में पल भर के लिए गुस्सा चमका, लेकिन अगले ही पल उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, दिल? वो थोड़ा झुका। मुझे तुम्हारा दिल नहीं चाहिए अवनी शर्मा, सिर्फ तुम्हारा घमंड तोड़ना है। ये सुनते ही अवनी की आंखें भर आई, लेकिन उसने तुरंत नजरें फेर ली। वो नहीं चाहती थी कि आर्यवीर उसकी कमजोरी देखे। आखिरकार कांपते हाथों से उसने वरमाला उठाई और आर्यवीर के गले में डाल दी। अगले ही पल आर्यवीर ने भी उसके गले में वरमाला पहना दी। उसकी उंगलियां हल्के से अवनी की गर्दन को छू गई और दोनों कुछ सेकंड के लिए एक दूसरे को देखते रह गए। फिर पंडित जी ने अगला मंत्र पढ़ना शुरू किया। अब दूल्हा दुल्हन की मांग में सिंदूर भरे। ये सुनते ही अवनी की सांस अटक गई। उसकी आंखें धीरे धीरे उठी और आर्यवीर पर जाकर रुक गई। पहली बार उसके चेहरे पर हल्की बेचैनी दिखाई दी, शायद क्योंकि अब ये खेल सच बनने जा रहा था। आर्यवीर ने सिंदूर उठाया। उसके हाथ कुछ सेकंड हवा में रुके रहे। सामने बैठी अवनी की आंखों में गुस्सा था, दर्द था, लेकिन साथ में अजीब सी मजबूरी भी थी। आर्यवीर के अंदर फिर वही अजीब सी बेचैनी उठी, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को सख्त किया और धीरे से अवनी की मांग में सिंदूर सजा दिया। लाल सिंदूर उसकी मांग में फैल गया। अवनी ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। उसके गाल पर एक आंसू लुढ़क गया, जिसे उसने तुरंत पोंछ लिया, लेकिन वो आंसू आर्यवीर ने देख लिया था। कुछ सेकंड के लिए उसके दिल में अजीब सी चुभन हुई, मगर उसने तुरंत नजरें फेर ली। अब से आप दोनों पति पत्नी हैं, पंडित जी की आवाज़ पूरे हाल में गूंजी। हवन की आग तेज हुई और उसी पल अवनी को ऐसा लगा जैसे उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई हो। उसने धीरे धीरे अपनी मुट्ठियां भींच ली। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, उसने मन ही मन कहा। दूसरी तरफ आर्यवीर उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर जीत की हल्की मुस्कान थी। हवन की आग अब धीमी पड़ चुकी थी। मंडप में फैली कपूर और चंदन की खुशबू के बीच अवनी बिल्कुल पत्थर बनी बैठी थी। उसकी मांग में भरा सिंदूर उसे बार बार एहसास दिला रहा था कि उसकी जिंदगी अब उसकी नहीं रही। दूसरी तरफ आर्यवीर के चेहरे पर वही ठंडी जीत दिखाई दे रही थी, जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। पंडित जी वहां से जा चुके थे और हाल में मौजूद आर्यवीर के आदमी चुपचाप खड़े थे। तभी दिग्विजय सिंह धीरे धीरे उठे। उनकी नज़र एक बार अवनी पर गई। इस लड़की के चेहरे पर खुशी का नाम तक नहीं था। वो समझ रहे थे कि कुछ ना कुछ बहुत गलत हुआ है, लेकिन फिलहाल वो खामोश थे। आर्यवीर आगे बढ़ा और दादाजी के सामने झुक गया। उसके चेहरे पर हल्की डेविल स्माइल थी। आशीर्वाद दीजिए दादाजी, उसने बेहद शांत आवाज़ में कहा, कि मैं आपकी पोता बहू को हमेशा खुश रख सकूं। उसकी बात सुनकर अवनी ने तुरंत उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर वही शैतानी मुस्कान थी जिससे अवनी के अंदर फिर गुस्सा उबल पड़ा। दिग्विजय सिंह ने दोनों के सिर पर हाथ रखा। हमेशा खुश रहो बच्चे। फिर उनकी आंखें हल्की सिकुड़ी,
लेकिन शादी की इतनी भी क्या जल्दी थी आर्यवीर? कम से कम हमें ठीक से बताना तो चाहिए था। आर्यवीर हल्का सा मुस्कुराया। दादाजी, उसने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, लेकिन इस वक्त मुझे और भी ज़रूरी काम है। उसने धीरे से अवनी की तरफ देखा। अपने सास ससुर का आशीर्वाद भी तो लेना है ना? ये सुनते ही अवनी का दिल धक से रह गया। उसकी आंखों में तुरंत बेचैनी उतर आई। नहीं, उसके मन में एक डर आया। अगर मम्मी पापा को अभी पता चला कि मैंने शादी कर ली है, वो भी ऐसे। उसका गला सूख गया। उसे अपने पापा का चेहरा याद आया। वो कितने सपने देखते थे उसकी शादी को लेकर। उसकी माँ हमेशा कहती थी कि वो अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करेंगी, और आज सब कुछ ऐसे हुए था जैसे किसी ने उसकी ज़िंदगी छीन ली हो। अवनी कुछ कह पाती उससे पहले ही आर्यवीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ मजबूत और अधिकार भरी थी। चलो, उसने बिना उसकी तरफ देखे कहा। अवनी ने तुरंत हाथ छुड़ाने की कोशिश की। मुझे नहीं जाना कहीं। उसकी आवाज़ धीमी लेकिन गुस्से से भरी हुई थी। आर्यवीर उसकी तरफ झुका। ड्रामा मत करो बेबी। उसकी आंखों में साफ चेतावनी थी। वो उसे लगभग खींचते हुए बाहर लेकर आया। सिंह विला के बाहर ब्लैक रंग की लंबी लग्जरी कार पहले से तैयार खड़ी थी। कबीर तुरंत आगे बढ़ा और पीछे का दरवाज़ा खोला। आर्यवीर ने अवनी को अंदर बैठाया और खुद उसके बगल में आकर बैठ गया। अगले ही पल गाड़ी तेजी से आगे बढ़ गई। पूरी गाड़ी में अजीब सी खामोशी फैल गई। अवनी लगातार बेचैनी से अपनी उंगलियां मोड़ रही थी। आखिर वो खुद को रोक नहीं पाई। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना? उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा। तो इसमें मेरे मम्मी पापा को मत घसीटो। मैं उन्हें सब समझा दूंगी, बता दूंगी। तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। आर्यवीर ने धीरे धीरे अपना चेहरा उसकी तरफ घुमाया। अगले ही पल उसके होठों पर वही खतरनाक मुस्कान फैल गई। ऐसे कैसे? ज़रूरत नहीं है बीबी। उसकी आवाज़ में अजीब सा मजाक था। आखिर अब वो मेरे ससुर हैं, उनसे रिश्ता तो बनता है ना? वो थोड़ा और करीब हुआ। और वैसे भी उसकी आंखों में शैतानी चमक थी। दामादों से तो बहुत प्यार होता है, सास ससुर को मिलना तो बनता है ना? अवनी की धड़कनें तेज हो गई। उसने पहली बार गौर से आर्यवीर के चेहरे को देखा। अब मुस्कान के पीछे बहुत कुछ खतरनाक चल रहा था। ये इंसान आखिर चाहता क्या है? उसके मन में डर उठने लगा। कहीं ये मम्मी पापा के साथ कुछ? उसने तुरंत उस ख्याल को झटक दिया, लेकिन बेचैनी अब बढ़ती जा रही थी। अगर पापा को पता चला कि मैंने ऐसी शादी की है? उसकी आंखें भर आई। उन पर क्या बीतेगी? फिर अचानक उसके दिमाग में एक उम्मीद आई। नहीं, जैसे ही मैं घर पहुंचूंगी मैं पापा को सब सच बता दूंगी। उन्हें बता दूंगी कि इस आदमी ने ज़बरदस्ती। तभी अचानक आर्यवीर ने अपना फ़ोन निकाला। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, जैसे उसने स्क्रीन ऑन करते हुए कहा, तुम्हें एक चीज़ दिखानी थी। अवनी ने उलझन में उसकी तरफ देखा। अगले ही पल स्क्रीन पर अपने घर का लाइव फुटेज देखकर उसकी सांस अटक गई। वीडियो में उसके घर का बाथरूम दिखाई दे रहा था और वहां वॉश बेसिन के नीचे लाल रंग का डिजिटल टाइल बम फिट था। उसकी ब्लिंकिंग लाइट साफ दिखाई दे रही थी। अवनी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ये? उसकी आवाज़ कांप गई। आर्यवीर बेहद आराम से सीट के पीछे टिक गया। तो अब अपने माँ बाप को कोई भी समझदारी दिखाने की कोशिश मत करना बीबी। उसकी आवाज़ बिल्कुल शांत थी और वही शांति सबसे ज़्यादा डरावनी लग रही थी। जो भी मैं कहूँगा तुम्हें बस उसमें हाँ में हाँ मिलानी है। अगर तुमने कुछ भी उल्टा बोला, उसने फ़ोन उसकी आंखों के सामने लाकर कहा, तो तुम्हारे माता पिता की। शट अप! अवनी अचानक चीखी। अगले ही पल वो गुस्से से उसकी तरफ झपटी और उसकी शेरवानी का कॉलर पकड़ लिया। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब करने की? उसकी आंखों से आंसू निकल चुके थे, लेकिन उससे डर से ज़्यादा गुस्सा था। तुम पागल हो गए हो क्या? गाड़ी में बैठे ड्राइवर और कबीर दोनों एक पल के लिए चौंक गए, लेकिन आर्यवीर वो बस उसे देखता रहा। फिर बेहद आराम से उसके हाथ पकड़े और फिर धीरे धीरे अपनी शेरवानी से हटाए। उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान फैल चुकी थी। बीबी, उसकी आवाज़ धीमी और जहरीली थी। इतना हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। वो थोड़ा झुका और उसकी आंखों में देखते हुए बोला,
अभी तो सिर्फ शुरुआत है बीबी। अवनी की सांसें तेज हो गई। आर्यवीर के चेहरे पर अब साफ पागलपन दिखाई दे रहा था। आगे आगे देखो होता है क्या, उसने बेहद ठंडे लहजे में कहा। आर्यवीर सिंह खुराना क्या क्या करता है। फिर उसने उसकी ठुड्डी पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ किया। तुम्हें पता तो चलना चाहिए। उसकी आंखों में घमंड साफ चमक रहा था कि तुमने पंगा किससे लिया है। अवनी ने तुरंत उसका हाथ झटक दिया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। तुम जीत नहीं पाओगे, उसने दांत भींच कर कहा। एक दिन तुम्हें अपने हर काम की कीमत चुकानी पड़ेगी। आर्यवीर हल्का सा हंसा। वो हंसी बिल्कुल ठंडी थी। कीमत, उसने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा। कीमत वो लोग चुकाते हैं जिनके पास ताकत नहीं होती, और आर्यवीर सिंह खुराना कभी कीमत नहीं चुकाता। लोग उसके लिए कीमत चुकाते हैं। अवनी उसे घूरती रह गई। उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि वो सिर्फ घमंडी नहीं बल्कि खतरनाक हद तक जुनूनी इंसान है। गाड़ी अब तेजी से उसके घर की तरफ बढ़ रही थी, और हर गुजरते सेकंड के साथ अवनी के दिल की धड़कनें और भी ज़्यादा तेज होती जा रही थी। कहानी का पहला पार्ट आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए। मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और अगर अगला पार्ट आप लोग जल्द से जल्द देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स को अपने प्यारे प्यारे कमेंट से भर दीजिएगा। ज़्यादा ना सही तो यस तो ज़रूर लिखिएगा।